हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर क्लास 10th विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि क्लास 11th के एंट्रेंस में आएगा एज पार्ट ऑफ बायोलॉजी। तो जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आज हम उठाने वाले हैं वो क्या है? वो है न्यूरॉन्स, उसका स्ट्रक्चर एंड नर्व इम्पल्स। एज सच न्यूरॉन कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो आई होप यू आर रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें, थोड़ी बात कर लेते हैं अबाउट द नेम ऑफ द टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, और हमारी बॉडी में ये कैसे एज सच हो रहा है दिन पर दिन। तो सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें, तुम देखो एनवायरमेंट में कोई भी चेंज होता है या फिर हम इंटरनली अगर अपने बॉडी के अंदर की भी बात करें तो उसमें अगर चेंजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी खुद में वो चेंजेस को कंट्रोल करती है ना। एनवायरमेंट में अगर कोई भी चेंज होता है तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं, राइट? कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं हमारे अंदर जो कि इस रिएक्शन को सामने लेकर आते हैं, या उनका जो टारगेट होता है वो यही होता है कि बॉडी एनवायरमेंट के चेंजेस को समझे और उनके अकॉर्डिंग रिएक्शन दे। दो सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी में ऐसे होते हैं जो कि कंट्रोल भी करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं ताकि हमारी बॉडी रेगुलेटेड रहे, एनवायरमेंट के चेंजेस को हम लोग परसीव कर सकें और उसके हिसाब से रिएक्ट कर सकें। कौन से दो ऐसे सिस्टम्स हैं? पहला तो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में आज सच हम जानते भी हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड, राइट? और ब्रेन ही हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो जाहिर सी बात है जब हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो ब्रेन हमारे दिमाग में आता है, ब्रेन एज पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग में आता है। तो पहला तो हो गया नर्वस सिस्टम। दूसरे की इवन दो हम आज बात नहीं करने वाले हैं, बट इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हें ये भी पता हो कि नर्वस सिस्टम के अलावा भी हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है। कौन सा सिस्टम है? द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बना हुआ है कुछ ऐसे ग्लैंड्स से जो कि केमिकल्स रिलीज करते हैं या फिर हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे मैसेंजर्स होते हैं ना, मैसेजेस को मैसेजेस को लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही ये हॉर्मोन्स होते हैं। तो कोई एक ग्लैंड अगर देखता है या परसीव करता है कि कुछ भी चेंज आया है, चाहे वो एनवायरमेंट में हो, चाहे वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में हो, या इंटरनली इन जनरल बॉडी में अगर कोई चेंज आया है, तो उसको समझ में आता है कि भाई इस चेंज को टैकल करने के लिए या इस चेंज के लिए हमें कुछ रिएक्शन देना चाहिए। इस तरीके से ये ग्लैंड एक हार्मोन को रिलीज करता है, एक केमिकल को रिलीज करता है और उसको वो मैसेज देता है कि हाँ हमारी बॉडी में ये चेंज आया है, या फिर हाँ हमारे एनवायरमेंट में ये चेंज आया है, जाके बाकी के ऑर्गन्स को बताना है, या फिर स्पेसिफिकली कोई एक ऑर्गन है जिसको जाकर हमें ये चेंजेस के बारे में बताना है, और अल्टीमेटली वो ऑर्गन अडेप्ट करेगा टू दीज चेंजेस। तो ऐसे ही टाइप के मैसेंजर्स को बोलते हैं हॉर्मोन्स, और ये कहाँ से रिलीज होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होते हैं। अगेन ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेशन करता है, इंटीग्रेट करता है बॉडीली फंक्शंस में। बट दिस इज अगेन फॉर सम अदर डे, सम अदर वीडियो, जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फुली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नर्वस सिस्टम। तो अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम इज लाइक द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ऑब्वियसली सारी की सारी एक्टिविटीज, क्या होना है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी डूइंग्स, हमारी मसल्स कैसे मूव करेंगी, सब कुछ नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, right? So it is the control center of our body. It is made up of specialized tissue called the nervous tissue. अब nervous tissue मतलब group of cells। तो कौन से सेल्स हैं जो नर्वस टिश्यू को बना रहे हैं? जो मेजर या मेजॉरिटी ऑफ सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, वो कौन से होते हैं? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। ठीक है, हम ये भी बोलते हैं कि द न्यूरॉन इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि नर्वस सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है क्योंकि उसके पास न्यूरॉन्स है जो इंडिविजुअली फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। The nervous system is mainly in charge of managing and coordinating things in complex animals. अच्छा, जैसे जो complex animals होते हैं ना, अब कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का मतलब ये है जिनके अंदर सेल्स टिश्यूज बना रहे हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बना रहे हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स जो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे या एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल चेंज पर रिएक्ट करेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम का सिर्फ यही काम नहीं हो जाता है कि कंट्रोल करे कि ऑर्गन क्या करेगा, राइट, उसका ये भी काम हो जाता है कि इनकॉर्पोरेट करे कि अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ क्या करेंगे और उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन में एक फंक्शन उभर के आए। ठीक है, जैसे अगर हमें दौड़ना है, ठीक है, हमने फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी डरावनी चीज देख ली और हमें वहां से भागना है, तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा, नर्वस सिस्टम को एक तो हमारी बॉडी को ये बताना पड़ेगा कि भाई तुमको भागना है, दूसरा उसे ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे भागना है। भाई हमें अपना हाथ आगे करना होगा अलोंग विद हमारा ऑपोजिट लेग, तब तो हम भाग पाएंगे। एट द सेम टाइम हमारी रेस्पिरेशन बढ़ेगी ताकि हमारे मसल्स तक ज्यादा एनर्जी जा पाए, ज्यादा एटीपी का यूज होगा, ज्यादा एटीपी का डिमांड होगा, तो वो सप्लाई कहाँ से होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो नर्वस सिस्टम हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये भी बताएगा कि भाई तुम्हें रेस्पिरेशन बढ़ाना है। एट द सेम टाइम ब्लड का जो पंपिंग है वो भी इंक्रीज करना चाहिए मसल्स तक, तभी तो एटीपी वहां तक पहुंचेगा। तो ब्लड का पंपिंग किससे रिलेटेड है, हार्ट से, सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो समझ रहे हो, सिर्फ हमें एक सिचुएशन से अगर भागना भी है तो नर्वस सिस्टम कितने अलग अलग ऑर्गन्स का जो काम है वो कोऑर्डिनेट करेगा, मसल्स का करेगा, मस्कुलर सिस्टम का करेगा, कैसे दौड़ना है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हैंड एंड लेग्स के बीच में, रेस्पिरेशन को कोऑर्डिनेट करेगा कि कैसे होनी चाहिए सो दैट एटीपी इंक्रीज कर जाए, है ना, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करे। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम को कोऑर्डिनेट करेगा कि कैसे ब्लड मसल्स तक भरपूर ब्लड पहुंच सके एटीपी ले लेकर। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन भी is a part of the function of nervous system, right? So functions of nervous system discuss कर लेते हैं। nervous system gets information from the world around us, ठीक है, तो environment में कोई भी change होगा तो हमारी body nervous system के through उसको perceive करेगी। और तुमको पता है कि nervous system में ही parts होते हैं, sense organs होते हैं, जो कि अलग अलग environmental changes को perceive करने में help करते हैं, right? It collects that information from different parts of our body, ठीक है, collect करना मतलब एक ही टाइम पे ये जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक ही सेंस ऑर्गन वर्क कर रहा हो, है ना। आप जैसे यही एग्जाम्पल ले लो, तो इसमें जब हम किसी चीज से भाग रहे हैं तो हम 2-3 सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी आवाज सुन रहे हैं, उसको आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, उसको महसूस कर रहे हैं, मे बी समथिंग इज टचिंग अस ऑल्सो, राइट, सो उसको महसूस कर रहे हैं। तो एक टाइम पे बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स एक साथ फंक्शन करते हैं, ठीक है, तो उन सब सारे सेंस ऑर्गन्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना भी नर्वस सिस्टम का काम है। तीसरी चीज, इट हेल्प्स अस मेक डिसीजंस एंड कंट्रोल आवर मसल्स एंड ग्लैंड्स, तो उसी के हिसाब से जो भी चेंजेस हैं उसके हिसाब से क्या डिसीजन होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग बॉडी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये भी नर्वस सिस्टम हमको बताता है थ्रू ऑब्वियसली थ्रू कंट्रोलिंग आवर मसल्स, जो कि हमें मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे, एंड थ्रू कंट्रोल ऑफ आवर ग्लैंड्स, जो कि अगेन अलग अलग फंक्शन में हेल्प करेंगे या कोऑर्डिनेशन बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब बात कर लेते हैं जो नर्वस सिस्टम का मेन सेल है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है, न्यूरॉन। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली इसी पर बेस्ड है कि न्यूरॉन क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, हर पार्ट का क्या फंक्शन है, और एज सच ऑन अ होल न्यूरॉन कैसे फंक्शन करता है टू ब्रिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देखो, नॉर्मली सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम उस पर चलें तो हमें पता है कि सेल के स्ट्रक्चर में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। उसकी मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। सिमिलर इज द केस हियर ऑल्सो, यहां पर भी ऐसा ही होगा। सो ओके, देखो यहां पर भी ऐसा ही केस है। क्या क्या है, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, एंड ऑब्वियसली देयर इज द मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है, डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, वो सेल मेम्ब्रेन हो गया। लेकिन अब न्यूरॉन का क्योंकि फंक्शन, उसका काम इतना ज्यादा यूनिक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी काफी यूनिक होता है। जो साइटोप्लाज्म होगा वो एक्चुअली ट्री के ब्रांचेस की तरह प्रोट्रूड करेगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, इनटू ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस।
समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो द साइटोप्लाज्म विल प्रोट्रूड इनटू प्रोसेसेस जो कि हमें दिखती है लाइक ट्री ब्रांचेस, ठीक है। इन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? इन प्रोसेसेस को बोलते हैं डेंड्राइट्स। These processes are known as dendrites. अब इसमें से एक प्रोसेस होता है जो काफी लंबा होता है, इन सब से लंबा होता है, ठीक है। So let's take that process here. ये देखो, एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा and this process will terminate again into some branches. तो यहां पे ये जब टर्मिनेट करेगा तो ये खुद की भी कुछ ब्रांचेस बनाएगा, like this. ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है जो ये एक लंबा सा प्रोसेस बना रहा है? दैट इज नोन एज एक्सॉन, ठीक है। दीज ब्रांचेस दैट कम आउट, है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन ब्रांचेस या फिर एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, राइट। एंड इफ वी लुक एट द साइटोप्लाज्म, तो जैसे नॉर्मल सेल का साइटोप्लाज्म होता है, कुछ वैसे ही टाइप का स्ट्रक्चर या वैसे ही टाइप के ग्रैन्यूल्स यहाँ पर भी दिखेंगे। हाउएवर न्यूक्लियस के अंदर रादर नर्व सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट जिनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। अब देख लेते हैं एक एक करके। तो जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर है वह सच सिमिलर है, हाउएवर देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। यहाँ पे हमारी मेन बॉडी आ जाती है या मेजर बॉडी, जहां पे ऑब्वियसली न्यूक्लियस है। बाकी आते हैं प्रोसेसेस। तो हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी को दूसरा नाम दिया गया है साइटोन, ठीक है। सो दिस पार्ट जहां पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है दैट इज नोन एज सेल बॉडी, एंड देन देयर इज द एक्सॉन और द प्रोसेस अलोंग विद द डेंड्राइट्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो सेल बॉडी में कौन कौन सा हिस्सा आ जाता है? सेल का साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज निसल्स ग्रैन्यूल्स। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन तुमको पता है, इसमें ऑर्गेनल्स होंगे, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे, एक्टिविटीज होंगे। न्यूक्लियस का काम तुमको पता है, यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है, इजंट इट। निसल्स ग्रैन्यूल्स का क्या काम है? देखो, निसल ग्रैन्यूल जो होते हैं वो राइबोसोम, एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनल जो होती है उसका समझ लो क्लबिंग टुगेदर है, ठीक है। निसल ग्रैन्यूल्स आर बेसिकली ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स, क्लब्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। और राइबोसोम्स का क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो निसल ग्रैन्यूल का भी जो फंक्शन है इट इज रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक। उसके बाद आ जाओ प्रोसेसेस पे। तो साइटोप्लाज्म में से दो टाइप के प्रोसेसेस निकलेंगे, जो छोटे ब्रांचिंग प्रोसेसेस होंगे जो कि साइटोप्लाज्म के ब्रांचेस की तरह प्रोट्रूड होंगे, दैट विल बी नोन एज द डेंड्राइट्स। एंड एक लॉन्ग प्रोसेस होगा विच विल बी नोन एज द एक्सॉन। एक्सॉन एकदम एंड में जाकर फिर से अपने ब्रांचेस बना लेगा जिसको हम बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। और ये जो ब्रांचेस हैं, कैन यू सी आई हैव मेड स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स एट द एंड, ठीक है। तो लास्ट में ये जो बनता है इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। These are known as synaptic vesicles. ठीक है, the vesicle-like structure or the spherical structure that is formed is known as synaptic vesicle. अब synaptic vesicle का क्या खास बात है? एक्चुअली synaptic vesicles में होते हैं काफी सारे chemicals which are important for messages to be transferred. ठीक है, तो इसमें हम there are chemicals inside the synaptic vesicle.
बस इतना ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में है भी नहीं तुम्हारे कोर्स में, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतनी चीज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो गया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, कभी कभी न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है उसमें एक शीथ जैसा स्ट्रक्चर इसको कवर करे होता है, लाइक दिस। राइट, इस शीट को बोलते हैं we have this sheath which is covering the axon sometimes in certain neurons, और इस शीट को हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट का क्या काम होता है, बेसिकली ये एक्सॉन को इंसुलेट करता है। ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और जो हमारी नर्व इंपल्स होगी ना उसका कंडक्शन को थोड़ा तेज करता है। इट लीड्स टू फास्टर कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। ठीक है, बस तुम्हारे कोर्स में जितना कुछ भी है उससे रिलेटेड इतना ही जान लो, बहुत है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर ऑप्शंस में कभी कभी ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट व्हाट इज अ माइलिन शीथ और इसका काम क्या हो रहा है। दैट इज व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। ठीक है, इससे ज्यादा तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सो यू नीड नॉट नो अबाउट इट। अब देखो, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसी के पार्ट्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ईच न्यूरॉन हैज द फॉलोइंग टू पार्ट्स। तो कौन कौन से पार्ट हो गए, एक हो गया साइटोन या सेल बॉडी विच कंटेन्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म था विथ कैरेक्टरिस्टिक डीपली स्टेन्ड पार्टिकल्स कॉल्ड निसल ग्रैन्यूल which are clumps of ribosomes। तो बस ऐसे ही समझ लो, ग्रुप ऑफ ribosomes which are performing protein synthesis, those are Nissel's granule। okay, next बाकी का जो पार्ट है उसमें आते हैं सेल प्रोसेसेस, और सेल प्रोसेसेस दो टाइप के थे, कौन कौन से, डेंड्राइट्स एंड यस डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। राइट, डेंड्राइट्स क्या थे, दे मे बी 1 to many generally short and branched cytoplasmic processes। डेंड्राइट्स आर एफरेंट प्रोसेसेस बिकॉज, अच्छा अब एक चीज जो है वो दो टर्म्स हैं, एफरेंट और इफरेंट। ठीक है, एफरेंट हमेशा हम यूज करते हैं जो कि ला रहा है मैसेज को, आओ, ए फॉर आओ। ठीक है, और दूसरा वर्ड होता है इफरेंट। ठीक है, उसको हम यूज करते हैं फॉर एनीथिंग दैट इज एग्जिटिंग, लेकर जा रहा है मैसेज को, इफरेंट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो एफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये मैसेज को लेकर आएंगे न्यूरॉन के पास। ठीक है, तो ध्यान रखना, ए मतलब आना, लेकर आना। ठीक, ये एक्चुअली कीवर्ड है, ये तुम अभी आगे चल के और भी पढ़ोगे, और भी जगहों पे एफरेंट और इफरेंट नर्व्स और वेसल्स का यूज होता है। ठीक है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एफरेंट इन जनरल जो टर्म है वो क्या मतलब प्रेजेंट करता है कि कोई चीज आ रही है, और इफरेंट ई से एग्जिट, तो कोई चीज जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे इफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर डेंड्राइट्स जो है वो मैसेजेस न्यूरॉन्स तक लेकर आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एफरेंट प्रोसेस, बिकॉज दे रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर और अदर न्यूरॉन एंड ब्रिंग इट टू द साइटोन। जबकि एक्सॉन क्या है, सिंगल जनरली लॉन्ग इफरेंट प्रोसेस, ये एग्जिट कराएगा मैसेज का। न्यूरॉन का जो मैसेज होगा वो इफरेंट से जाकर एग्जिट हो जाएगा, यानी कि एक्सॉन से जाकर एग्जिट हो जाएगा। ठीक, विच कंडक्ट्स इंपल्स अवे फ्रॉम द साइटोन टू अदर न्यूरॉन्स। ठीक, लास्ट में क्या था, नर्व एंडिंग्स आर लाइक टाइनी ब्रांचेस एट द एंड ऑफ न्यूरॉन्स एंड दे सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे तुम एक डायग्राम देख सकते हो। सो दिस इज द सेल बॉडी, न्यूक्लियस है ग्रीन कलर का और डेंड्राइट्स हैं। एक्सॉन देखो कितना लंबा है, एंड देन टर्मिनल एक्सॉन ब्रांचेस हैं, एंड टर्मिनली तुमको पता है वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने बोला है साइनेप्टिक वेसिकल्स। देखो, अब अगर हम बात करें ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ट्रांसमिशन समझ में आ गया होगा बिकॉज ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट टर्म्स। ठीक है, होता क्या है, जो ये नर्व इंपल्स ट्रैवल करेगा वो कैसे ट्रैवल करेगा, सी लेट्स टेक अप 2 न्यूरॉन्स।
एक ये हो गया, ठीक है। तो एक न्यूरॉन ये हो गया, राइट, एंड दूसरा न्यूरॉन, लेट अस टेक इन अनदर कलर, दूसरा न्यूरॉन ये हो गया। ओके, सो दिस हियर इज द अदर न्यूरॉन। आई होप इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर न्यूरॉन के पार्ट्स की बात करें, दिस हियर इज द सेल बॉडी और साइटोन, ठीक है। फिर आ गए डेंड्राइट्स, दिस हियर इज द एक्सॉन, देन वी हैव द एक्सॉन टर्मिनल, and we have the synaptic vesicle. ठीक, फिर हमारे पास दूसरा न्यूरॉन आ गया। दूसरा न्यूरॉन के लिए भी मार्क कर लेते हैं, these are the dendrites, then we have the cell body or cyton, we have the axon, and lastly we have axon terminal with synaptic vesicle, right? अब देखो, जब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो पहली चीज तो ये हो जाती है कि नर्व इम्पल्स का जो टाइप है वो क्या है, व्हाट तो सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो सबसे पहली, so these are the two neurons that we are going to consider. अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो पहले तो ये बात आ जाती है कि नेचर क्या होता है नर्व इम्पल्स का, इज इट केमिकल, इज इट इलेक्ट्रिकल, इज इट सम अदर नेचर। तो जो नेचर होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का, वो दोनों टाइप का होता है, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट भी होगा और उसमें केमिकल पार्ट भी होगा। अब इसको समझने के लिए तुम यहां पर आ जाओ, देखो हमारी बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होंगे वो किस लिए जनरेट होंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सोडियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस इन आवर बॉडी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होगा नर्व इम्पल्स का, वो क्यों जनरेट होगा, बिकॉज ऑफ आयंस, ठीक है। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं जानने की जरूरत है एट दिस लेवल, ठीक। जो केमिकल नेचर होता है इम्पल्सेस का, वो किस वजह से जनरेट होगा, अभी तुमको पीछे यहां पर बताया था, बताओ, लेट मी सी इफ यू रिमेंबर। यहां पे कुछ बताया था ना कि साइनेप्टिक वेसिकल्स में कुछ केमिकल्स होते हैं, इजंट इट। तो ये केमिकल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल नेचर से ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो दो तरीके से या दो पार्ट्स हो गए ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इन जनरल नर्व इम्पल्स। कौन कौन से पार्ट, एक इलेक्ट्रिकल और एक केमिकल। अब कौन सा हिस्सा या कौन सा नेचर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का या इन जनरल इम्पल्स का कौन से हिस्से में होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो तुमको पता है जो डेंड्राइट्स हैं वो कैसा प्रोसेस है, एफरेंट है कि इफरेंट, एफरेंट है, दीज आर एफरेंट। तो इसका क्या मतलब है, जो इम्पल्स होगा वो
डेंड्राइट्स न्यूरॉन की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, तो जो इम्पल्स जेनरेट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल होता है और कहां से ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, यहां से। सो इट विल ट्रैवल इनसाइड थ्रू द डेंड्राइट और वेट, दिस इज आवर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो डेंड्राइट को मिला, फिर ये सेल बॉडी में जाएगा, फिर ये एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से होते 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 एक्सॉन टर्मिनल तक जाके ये यहां पर केमिकल्स को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक यानी कि न्यूरॉन के अंदर हम कैसा इंपल्स देख रहे हैं, कैसा नेचर है उसका, इलेक्ट्रिकल नेचर। दिस इज इलेक्ट्रिकल नेचर। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे ही यहां पर केमिकल्स एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, केमिकल्स यहां पर रिलीज हो जाएंगे। ओके, हियर केमिकल्स यहां पे रिलीज हो जाएंगे, है ना, और फिर ट्रैवल करते करते ये कहां तक जाएंगे, डेंड्राइट्स को छुएंगे। यहां पे देखो, जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो कभी भी हम एक्सॉन के टर्मिनल को डेंड्राइट से छुआते नहीं है, दे नेवर टच। ठीक है, they might be very close to each other, they might be very close to each other but they will not touch। ठीक है, तो हमेशा जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं या साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। सो यहां पर जो देख रहे हो ना, this gap or junction which is present, this is known as synapse। Synapse is the gap or junction between two adjacent neurons, right? और साइनैप्स में इसीलिए देखो इसको साइनेप्टिक वेसिकल बोला गया है, क्योंकि साइनैप्स की जगह पे ये वेसिकल बना रही है। ठीक है, सो ये अब तुमको याद रहेगा कि साइनैप्स होती है वो जगह और साइनेप्टिक वेसिकल है जो वेसिकल केमिकल को कैरी कर रही है। अब जैसे ही केमिकल निकला तो इंपल्स का नेचर क्या हो गया, केमिकल हो गया। ठीक है, सो केमिकल्स विल बी रिलीज फ्रॉम द साइनेप्टिक वेसिकल, और जैसे ही ये डेंड्राइट को वापस से छुएंगे, फिर से डेंड्राइट के अंदर कौन सी टाइप की जनरेशन होगी, इलेक्ट्रिकल जनरेशन होगी, और फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल टू द एक्सॉन साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो किस जगह पे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है, न्यूरॉन के अंदर, विद इन द न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है। ठीक, किस जगह पे केमिकल ट्रांसमिशन है, बिटवीन द न्यूरॉन, साइनैप्स में केमिकल ट्रांसमिशन है इंपल्स का। ठीक है, सो ओवर हियर इन द साइनैप्स देयर इज केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। डेंड्राइट्स क्या होंगे, मैसेजेस को रिसेप्टर से रिसीव करेंगे और फिर न्यूरॉन की तरफ पास ऑन करेंगे। फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल एंड देन साइनेप्टिक वेसिकल तक जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स में से निकलेंगे कुछ केमिकल्स, इनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमिटर्स। ठीक है, दीज केमिकल्स आर नोन एज न्यूरोट्रांसमिटर्स। सो न्यूरोट्रांसमिटर्स निकलेंगे और जो इंपल्स है उसका नेचर चेंज हो जाएगा, इमीडिएटली केमिकल हो जाएगा। केमिकल्स निकल के साइनैप्स से ट्रांसमिट करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को जैसे ही जाके छुएंगे, दूसरे डेंड्राइट के अंदर अगेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा और फिर वो वैसे ही मूव करेगा जैसे पहले न्यूरॉन में मूव किया था। एंड सब्सिक्वेंटली इस तरीके से न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि हमने माइलिन शीथ की बात करी थी, तो अगर इस केस में लेट्स टेक वन एग्जांपल, अगर हम इस केस में यहां पर माइलिन शीथ लगा देते हैं, ठीक है,
ठीक है। अब माइलिन शीट तो इंसुलेटर है, तो वो कैसे पास ऑन करने देगी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को अपने थ्रू, है ना। माइलिन शीट क्या कर रही है, एक्सॉन को इंसुलेट कर रही है ना, तो कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स अपने थ्रू पास ऑन करने देगी। यहाँ पे देख रहे हो गैप्स, देख रहे हो यहाँ पर, ये इन जगहों पे माइलिन शीट में गैप है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा यहाँ पर ऐसे ट्रैवल नहीं करेगा, जंप करेगा, ठीक है। कैसे जंप करेगा, इधर से आया डेंड्राइट से, फिर सेल बॉडी में, अब इसको एक्सॉन में जाना है, लेकिन अब इंसुलेटेड है एक्सॉन, सिर्फ जगहें कहाँ कहाँ पर है, जहां पर डिसकंटिन्यूअस है माइलिन शीट। सो व्हाट विल इट डू, इट विल जंप फ्रॉम हियर, द इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल जंप फ्रॉम हियर, देन जंप अगेन, देन जंप अगेन, देन जंप अगेन, एंड देन रीच द एक्सॉन टर्मिनल। अब तुम खुद ही सोचो, जब इसको अगर धीमे धीमे चल चल के यहाँ से आना होता तब ज्यादा टाइम लगता है, या फिर जंप कर करके सीधे ये गैप्स में पहुंच रहा है और फिर आगे ट्रांसमिट हुआ जा रहा है, तब ज्यादा आसान हुआ। ऑब्वियसली फास्टर कंडक्शन विल बी इन द केस ऑफ माइलिन शीट, ठीक है। तो काफी सारे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, और उसमें जो कंडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा क्विक होता है, क्योंकि जो इम्पल्स है वो जंप करता है फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अदर, ठीक है। ये जो रीजन्स होते हैं जहां पर माइलिन शीट डिसकंटिन्यूअस होती है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। तो ये बस अभी तुम इतना ध्यान रखो कि ये जंप करता है, इसीलिए माइलिन शीट का जो फायदा है वो इस न्यूरॉन को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। तो ये बात हो गई अबाउट हाउ अ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड एंड देन ट्रांसफर्ड। तो देख लेते हैं, न्यूरॉन गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट द स्टार्ट ऑफ इट्स डेंड्राइट। अच्छा देखो, एक टर्म ये जो है रिसेप्टर, वो काफी बार आया है। रिसेप्टर्स क्या होता है, रिसेप्टर्स ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को परसीव करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को परसीव कर रहे हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन्स, जाहिर सी बात है ये सेल्स सेंस ऑर्गन्स में होंगे, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी नोज में कुछ स्पेशल रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि क्या करते हैं, स्मेल को परसीव करते हैं, ठीक है। हमारे कान में ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो कि ऑडियो को, आवाज को परसीव कर पाए। हमारे टंग की अगर बात करें तो उसमें होते हैं टेस्ट बड्स, दीज आर ऑल्सो स्पेशल रिसेप्टर सेल्स ओनली, ठीक है। आंखों की बात करें तो हमारे पास ऑप्टिक रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है, वो लाइट को परसीव करते हैं, फोटो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं इनको, ठीक। हमारी स्किन की अगर बात करें तो अगर तुम्हें प्रेशर से कोई टच करेगा तो प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उसको परसीव करते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाए तो भी हमारी स्किन उसको परसीव कर लेती है, बिकॉज हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स भी होते हैं, टेम्परेचर के रिलेटेड रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स आर स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन्स एंड हेल्प टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड सेंड मैसेजेस टू द नर्व्स, ठीक। तो रिसेप्टर से जो मैसेज लेगा और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, वो कौन सा पार्ट होगा न्यूरॉन का, डेंड्राइट, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ इट्स डेंड्राइट, सबसे पहले दिस सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, डेंड्राइट से दूसरी चीज सेल बॉडी, तो हम लोग मार्क कर लेते हैं जरा, डेंड्राइट फिर सेल बॉडी, देन ऑल द वे टू द टिप ऑफ द एक्सॉन। तो तीसरा पार्ट हो गया एक्सॉन एंड देन उसका टिप। नाउ बिटवीन टू न्यूरॉन्स देयर इज अ स्मॉल गैप नोन एज साइनैप्स। तो चौथी जगह जो हुई जहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है वो क्या है, साइनैप्स। स्पेशल केमिकल्स ब्रिज दिस गैप टू ट्रांसमिट द सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। इन केमिकल्स को क्या बोल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक। At the end of the axon, electrical signals trigger the release of these chemicals. A synapse is where the end branches of one neuron's axon connect with the dendrite of another neuron. Connect कर रहे हैं in terms of a gap. Remember, synapse is a gap or junction. कभी भी ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है। So, यहाँ पे तुम देख सकते हो कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है। ये एक्सॉन है ऑफ प्रीवियस न्यूरॉन, ये साइनैप्स पर जाकर अपना जो सिग्नल है वो डेंड्राइट को देगा, ठीक है। तो न्यूरॉन डेंड्राइट लेगा, सो दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट, डेंड्राइट उसका सिग्नल लेगा, फिर सेल बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडी को पास ऑन करेगा, फिर ये जाएगा थ्रू द एक्सॉन,
इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखो ट्रांसमिशन हो रहा है, एक्सॉन से लेकर ये जाएगा एक्सॉन के टिप्स तक एंड देन टू द साइनैप्स। साइनैप्स में केमिकल्स रिलीज होंगे और वो केमिकल्स अगेन कौन कैच करेगा, डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। सो दिस विल बी 6। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास एक्चुअली फ्लो चार्ट भी आ सकता है कि जो ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से किस किस जगह से कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, इनफैक्ट आई थिंक एक सैम्पल क्वेश्चन वैसा मैंने डाला है, तो हम देख लेंगे उसको। तो आई होप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन का ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स जो होती है थ्रू द न्यूरॉन वो अच्छे से समझ में आ गया। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस नाउ। तो पहला जो क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, ओके, गैप क्या कहलाता है, इज इट द डेंड्राइट, साइनैप्स, एक्सॉन या माइलिन शीथ? इट इज द साइनैप्स। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, ओके, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बात हो रही है यानी कि न्यूरॉन के अंदर की बात हो रही है। विद इन द न्यूरॉन कैसे ट्रेवल होगा, डेंड्राइट टू एक्सॉन एंड देन सेल बॉडी। बेटा सेल बॉडी तो यहाँ आनी चाहिए थी ना, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल बॉडी टू डेंड्राइट, नहीं ये भी गलत है, डेंड्राइट सबसे पहले होना चाहिए। नेक्स्ट, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड, ये सही है। बट डी ऑप्शन में हम देखेंगे एक्सॉन एंड एक्सॉन सेल, ये भी गलत है, एक्सॉन एंड से नहीं स्टार्ट होगा, उल्टा हो गया ये तो, है ना। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो सी। नेक्स्ट, Which of these statements is not true regarding axons? Axons की बात हो रही है, चलो देखें। They carry impulses away from the cell body. Is this true? Dendrites towards the cell body, axons away from the cell body. So this statement is true. They transmit impulses to synapses. हाँ, away from the cell body and then synapse में transmit कर देते हैं, तो ये भी सही हुआ। They are short fibers. This is wrong. Why? Because they are extremely long. डेंड्राइट से बड़े फाइबर होते हैं, इनफैक्ट दी लॉन्ग, कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं द लॉन्गेस्ट डेंड्राइट इज द एक्सॉन। ठीक है, तो दे आर लॉन्ग फाइबर्स। तो दिस इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एक्सॉन्स। दे टर्मिनल एंड्स आर ब्रांच्ड, ये भी सही है। ठीक है, ब्रांचिंग होती है, एक्सॉन टर्मिनल्स जिसको हम बोलते हैं, एक्सॉन ब्रांचेस बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दी स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन? सेल बॉडी है, एक्सॉन है, डेंड्राइट है, ग्लोमेरुलस। ये तुमने ना पढ़ा है अभी, लेकिन पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, या याद है अगर तुमने पढ़ा है कि कहाँ पढ़ा है? अगर याद है तो चलो लिख के बताओ। ग्लोमेरुलस कौन से हिस्से का कौन से ऑर्गन का हिस्सा होता है, कौन से सेल का हिस्सा होता है? चलो राइट दिस डाउन फॉर टुडेज होमवर्क, यू आर सपोज टू फाइंड दिस आउट। ठीक, क्योंकि ग्लोमेरुलस यहाँ पे नहीं होता है, सो द राइट ऑप्शन हियर विल बी ग्लोमेरुलस। ये नर्व सेल का तो हिस्सा नहीं है, यानी कि नर्वस सिस्टम का तो हिस्सा नहीं है। अब ये किसका हिस्सा है, कौन से सेल का हिस्सा है, वो तुम पता लगाओगे और कमेंट में लिखोगे। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर, आज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट टाइम और किसी अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे फॉर दीज सेशंस। सो थैंक यू एंड विल मीट अगेन।